दोस्तों, एक ऐसा स्कैम जिसमें पेपर्स पर गाय और भैंस को दिखाया गया, लेकिन उनके नाम पर ट्रेजरी से करोड़ों रुपए निकाले गए और आगे जाके इस स्कैम का नाम पड़ा चारा घोटाला। और इस स्कैम ने ना बिहार की राजनीति को हिला के रख दिया। एक चीफ मिनिस्टर से उसकी कुर्सी ले ली और देश को करप्शन की असली तस्वीर दिखाई। वैसे तो ना इस चारा घोटाला से रिलेटेड आपने काफी वीडियोस देखी होगी, काफी इंफॉर्मेशन भी आपको पता होगी, लेकिन मेरी जो ये वीडियो है ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टेंडरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पूरे स्कैम्स में कहां पे जीएफआर की धज्जियां उड़ाई गई और कौन से ऐसे रूल हैं, अगर आप एक बायर हैं या फिर एक सेलर हैं, कौन से ऐसे रूल हैं जो इस पूरे स्कैम में ब्रेक किए गए। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। देखिए, इस स्कैम की स्टार्टिंग कहां से हुई। देखिए, 1980 से लेकर 1990s तक बिहार के एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम था पशुपालन विभाग, उसके अंदर खामोशी से लूट चल रही थी। अब ये लूट हो कैसे रही थी? फेक बिल्स बनाए जा रहे थे गाय भैंस के लिए चारे के नाम पर, दवा के नाम पर और उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के नाम पर। लेकिन सच्चाई क्या थी? सप्लाई या तो होती ही नहीं थी या फिर बहुत ही छोटी की जाती थी। ऐसे इनवॉइसेस बनाए गए जहां पे दिखाया गया कि अगर किसी भी पशु को रेस्क्यू किया गया तो उसे स्कूटर से ले जाया गया, ऑटो से ले जाया गया या फिर पुलिस की जीप पर ले जाया गया। मतलब रिकॉर्ड्स में ऐसे एब्सर्ड एंट्रीज थी जो साफ ये दर्शा रही थी कि जितने भी बिल्स बनाए गए हैं या फिर जितने भी बहाने बनाए गए हैं, ये खाली एक तरीका है ट्रेजरी से पैसे निकालने का। अब यहाँ पे सबसे पहले जो जीएफआर वायलेट हुआ ना, वो था रूल नंबर 144, जो ये कहता है कि पब्लिक बाइंग मस्ट बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रियलिस्टिक। लेकिन इस केस में ना तो बाइंग ओरिजिनल थी और ना ही सप्लायर ओरिजिनल थे और ना ही बिल ओरिजिनल थे। उसके बाद जो रूल तोड़ा गया यहाँ पे वो था रूल नंबर 150 एंड 151, जो कि सप्लायर रजिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, क्योंकि जिन फर्म्स को ऑर्डर दिए जाते थे वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों, इस स्कैम में ना छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, तभी इतने बड़े चारे घोटाले को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ा फ्रॉड था, पेमेंट हो जाता था बिना किसी मटेरियल को रिसीव किए। मतलब डिपार्टमेंट ऑर्डर तो करता था लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी मटेरियल ना तो रिसीव किया जाता था और उसकी पेमेंट भी रिलीज कर दी जाती थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जितने भी ऑर्डर किए जाते थे ना, उसको रिसीव करने से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं होती थी। मतलब ना ही कोई स्टॉक रजिस्टर था और ना ही कोई एंट्री होती थी और ना ही कोई फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी। सिर्फ कागज पर सिग्नेचर होते थे और ट्रेजरी से पैसा रिलीज कर दिया जाता था। अब यहाँ पे ना जीएफआर रूल नंबर 208 की धज्जियां उड़ाई गई, जो ये कहता है कि कोई भी मटेरियल रिसीव होते ही इंस्पेक्ट होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है और रजिस्टर में एंट्री होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तो मटेरियल ही रिसीव नहीं होता था और रजिस्टर में एंट्री किस बात की होगी। उसके बाद जो यहाँ पे रूल ब्रेक करे गए वो थे रूल नंबर 211 और 213, जो ये कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन और डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट मेंटेन करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों को इग्नोर किया गया और सबसे बड़ा जो वायलेशन हुआ ना, वो टेंडरिंग को बाईपास करके हुआ। देखिए, इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है ना तो ओपन टेंडरिंग करी जाती है, टेंडर्स को निकाला जाता है, लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आप आके पार्टिसिपेट करिए। डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेंडर पब्लिश करे, उससे रिलेटेड एड निकाले और बिडर्स को कॉम्पीट करने का मौका दे। लेकिन बिहार में ये हुआ ही नहीं। डायरेक्टली फेक इनवॉइसेस प्रेजेंट किए गए, कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ और कभी कभी डिमांड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता था ताकि अप्रूवल की लिमिट क्रॉस ना हो। इस पूरे स्कैम में ना जीएफआर की धज्जियां उड़ाई गई। दोबारा से जीएफआर रूल नंबर 144 को ब्रेक किया गया, जो स्पेशली 5th सेक्शन है जीएफआर रूल नंबर 144 का, जो ये कहता है कि डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए टेंडर निकालना मैंडेटरी है और लोगों को इनवाइट करना मैंडेटरी है ताकि उसमें फेयर कंपटीशन हो सके। तो वो यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर किया गया। उसके बाद रूल नंबर 149 का 8th सेक्शन, जो ये कहता है कि किसी भी डिमांड को आप आर्टिफिशियली स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर कोई डिमांड 10 करोड़ की है तो उसका एक टेंडर डायरेक्टली 10 करोड़ का निकलना चाहिए। आप अपनी मर्जी से 1-1 करोड़ के 10 डिमांड नहीं बना सकते। उसके बाद जो रूल ब्रेक हुआ वो था जीएफआर रूल नंबर 170। बिड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से इसे इग्नोर किया गया। और दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुकता। जितने भी लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, जब उन्हें दिखने लगा
कि वो इजीली इस स्कैम को अंजाम दे पा रहे हैं तो उनके इरादे और मजबूत हो गए और उन्होंने यहाँ तक कि बजट कंट्रोल को भी तोड़ना शुरू कर दिया। अब क्योंकि पशुपालन विभाग अपने बजट से ज्यादा खर्चे दिखाने लग गया था, बस यहीं से फाइनेंस सेक्रेटरी वीएस दुबे जी को शक हुआ और उन्होंने इंक्वायरी बुलाई और 27 जनवरी 1996 को चाईबासा रेड में अमित खारे जी ने इस पूरे स्कैम से रिलेटेड बोरी भर के डॉक्यूमेंट्स बरामद कर लिए और यहीं पे ये पूरा स्कैम एक्सप्लोड हो गया। अब यहाँ पे भी ना जीएफआर की जम के धज्जियां उड़ाई गई। रूल नंबर 57 जो ये कहता है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ सैंक्शन ग्रांट और अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा था और इस स्कैम में तो सैंक्शन लिमिट तोड़ के ट्रेजरी को खाली किया जा रहा था। इस पूरे स्कैम में कितने पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब भी इस स्कैम से रिलेटेड कोई भी ऑडिट होती थी या फिर ऑडिट से रिलेटेड कोई भी बात होती थी तो उस ऑडिट को वहीं पे रोक दिया जाता था। यहाँ तक कि 1985 में सीएजी ने वार्निंग दी थी कि बिहार के अकाउंट्स में ना कुछ गड़बड़ है और हमें कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट्स इग्नोर करी गई और डॉक्यूमेंट्स विदहोल्ड किए गए और जब इंक्वायरी शुरू हुई तो फेक पेपर सबमिट किए गए। और जैसा कि चलता आ रहा था यहाँ पे भी रूल नंबर 39 और 41 को ब्रेक किया गया। ऑडिट ऑफिसर्स को फुल इन्फो देना और डॉक्यूमेंट्स देना कंपलसरी है, ये रूल बताते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी ऑडिट को ही रोक दिया गया और जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे गए। उसके बाद रूल नंबर 33 को ब्रेक किया गया जो बताता है कि कोई भी लॉस या मिस अप्रोप्रिएशन इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट को। यहाँ तो खुद डिपार्टमेंट ही इन सारी चीजों को छुपा रहा था और वही ये वजह थी कि ये स्कैम धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बन गया। चाईबासा रेड के बाद जब पूरे स्कैम का पता चला तो 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी और 1997 में चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक और दाव खेला। उन्होंने अपने सीएम की कुर्सी अपनी वाइफ राबड़ी देवी को दे दी और खुद आरजेडी पार्टी बना ली। फिर लीगल केसेस चलते रहे और 2013 से लेकर 2022 तक अलग अलग ट्रेजरी केसेस में उन्हें लगातार दोषी पाया गया। चाईबासा, देवगढ़, दुमका और सबसे बड़ा दौरांदा ट्रेजरी केस जहां पे 139 करोड़ का घोटाला था और लास्ट में सजा मिली 5 साल से लेकर 14 साल तक। यहाँ पे एक और रूल को वायलेट किया गया था जो था रूल नंबर 151, जो कि ये कहता है कि फ्रॉड और फॉल्स डिक्लेरेशन पे सप्लायर्स या फिर ऑफिशियल्स को डिबार करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो पूरे रैकेट को ही कंटिन्यू करने दिया गया। देखिए यहाँ पे इस चारा घोटाले ने हमें दिखाया कि जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ये भी मैसेज जाता है कि कोई कितना भी बड़ा पॉपुलर नेता क्यों ना हो, कानून के सामने टिक नहीं पाता। लालू प्रसाद जी का पॉलिटिकल डाउनफॉल इसी घोटाला की वजह से स्टार्ट हुआ था। सबसे बड़ा सबक यहाँ से हमें मिलता है कि जीएफआर और टेंडरिंग रूल्स को लाइटली लेना मतलब देश के खिलाफ और देश से गद्दारी करने जैसा है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको ये जिम्मेदारी दी गई है तो आपको इसको समझ के और सही एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये था भारत का एक ऐसा घोटाला जहाँ पे कागज पर गाय भैंस दिखाई गई लेकिन असली में ट्रेजरी का पैसा उड़ाया गया। और इस पूरे स्कैम में ना हर स्टेप पे जनरल फाइनेंशियल रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। दोस्तों, करप्शन चाहे कितना भी बड़ा हो, इसे करने वाला कितना भी बड़ा हो, कानून की चक्की स्लो है लेकिन चलती जरूर है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अगर आप टेंडरिंग इंडस्ट्री से कोई भी रिलेशन रखते हो, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, आपको जनरल फाइनेंशियल रूल समझने चाहिए क्योंकि यही गवर्नमेंट टेंडरिंग का असली बाइबल है। और किस तरीके से ये जीएफआर वर्क करता है, चैनल पे मैं सारी वीडियोस डालता रहता हूँ। वो वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मिलेंगे जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।